हेलो एवरीवन, दिस इज़ योर न्यू एजुकेटर ब्रेन वेव्स। वेलकम बैक टू दिस चैनल। इस चैनल पर आपको सीबीएसई 9th एनसीईआरटी की सोशल स्टडीज़ की डिटेल एक्सप्लेनेशन मिलने वाली है। लास्ट संडे हमने हिस्ट्री का सबसे पहला चैप्टर द फ्रेंच रिवॉल्यूशन का पार्ट 1 कंप्लीट कर लिया था। इसका पार्ट 2 आपको नेक्स्ट संडे मिल जाएगा। आज हम आपके इकोनॉमिक्स का सबसे पहला चैप्टर द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर कंप्लीट करेंगे। इसके टॉपिक्स जो पार्ट 1 में आज कंप्लीट होंगे वो रहेंगे ओवरव्यू, इंट्रोडक्शन, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन एंड फार्मिंग इन पालमपुर। फार्मिंग इन पालमपुर में फर्स्ट 4 सब टॉपिक्स रहेंगे, आज हम वो कवर करेंगे। ओके, सो लेट्स बिगिन इट। ओवरव्यू। अब द पर्पस ऑफ द स्टोरी इज टू इंट्रोड्यूस सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स रिलेटेड टू प्रोडक्शन एंड दिस वी डू थ्रू अ स्टोरी ऑफ हाइपोथेटिकल विलेज कॉल्ड पालमपुर। अब इकोनॉमिक्स का सबसे पहला चैप्टर हमें द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर ही क्यों दिया? क्योंकि इस स्टोरी को पढ़ने का ये पर्पज़ है कि हमें जो प्रोडक्शन के बेसिक फैक्टर्स, बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, इनसे हमें अभी इंट्रोड्यूस करा जाएगा थ्रू अ स्टोरी। एक हाइपोथेटिकल विलेज है पालमपुर, उसके थ्रू हमें समझाया जाएगा कि एग्जैक्टली प्रोडक्शन में बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्या होते हैं। पालमपुर यहाँ पे हाइपोथेटिकल विलेज है। हाइपोथेटिकल विलेज का मतलब होता है जो एक मन से बनाया गया हो, एक इमेजिनरी विलेज, not a real village. Okay, farming is main activity in the Palampur, whereas several other activities as small scale manufacturing, dairy, transport etc. are carried out on a limited scale. फार्मिंग पालमपुर की सबसे मेन एक्टिविटी है और बल्कि वहाँ पे और छोटे छोटे भी एक्टिविटीज़ होती है स्मॉल स्केल पे, जैसे कुछ स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग, डेयरी, ट्रांसपोर्ट जैसे काफ़ी लिमिटेड स्केल पे ये एक्टिविटीज़ होती है। This production activities needs various types of resources, natural resources, man-made items, human efforts, money, etc. अब ये प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ को काफ़ी टाइप के रिसोर्सेज, नेचुरल रिसोर्सेज, मनी, ह्यूमन एफर्ट्स, मैन-मेड आइटम्स काफ़ी ज़्यादा लगते हैं। अब एज वी रीड थ्रू द स्टोरी ऑफ पालमपुर वी विल लर्न हाउ वेरियस रिसोर्सेज कंबाइन टू प्रोड्यूस द डिज़ायर गुड एंड सर्विसेज इन द विलेज। अब हम स्टोरी पढ़ते जाएंगे और हमें पता चलता रहेगा कि किस तरीके से इसमें प्रोडक्शन होता है, अच्छी गुड्स सर्विसेज कैसे मिलती है, इन सब के बारे में हम पढ़ते रहेंगे। अब इंट्रोडक्शन। पालमपुर इज़ वेल कनेक्टेड विथ नेबरिंग विलेज एंड टाउन्स। रायगंज अ बिग विलेज इज़ 3 किलोमीटर फ्रॉम पालमपुर। पालमपुर एक काफ़ी वेल कनेक्टेड सा विलेज है अपने नेबरिंग विलेजेस के साथ और टाउन्स के साथ। वेल कनेक्टेड का मतलब है उसकी ट्रांसपोर्टिंग या फिर जो कनेक्टिविटी है दो टाउन्स या 2 विलेजेस के बीच काफ़ी अच्छी है। एक रायगंज एक बिग विलेज है, बड़ा शहर टाउन है, जहाँ पे पालमपुर से उसका डिस्टेंस सिर्फ 3 किलोमीटर्स का है। एंड ऑल वेदर रोड कनेक्ट्स द विलेज टू रायगंज एंड फर्दर ऑन द नियरेस्ट स्मॉल टाउन ऑफ शाहपुर। ऑल वेदर रोड का मतलब होता है जो ना कि अनलाइक कच्चा रोड, ये रोड्स काफ़ी वेदर्स में अच्छे से टिकते हैं। जैसे कभी कभी पॉट होल्स भी बन जाते हैं रोड्स में, सो दे आर नॉट ऑल वेदर रोड। सो यहाँ पे काफ़ी अच्छे टिकाऊ रोड्स की सिस्टम है रायगंज तक, और आगे बढ़ते बढ़ते शाहपुर तक भी कनेक्टिविटी जाती है। मैनी काइंड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट आर विजिबल ऑन दिस रोड, स्टार्टिंग फ्रॉम बुलॉक कार्ट्स, टोंगास, बोगीज, wooden cart drawn by buffaloes loaded with jaggery and other commodities to motor vehicles like motorcycles, jeeps, tractors and trucks. इस पैराग्राफ का मेन यही मतलब है कि यहाँ पे हमें काफ़ी अच्छी ट्रांसपोर्ट सर्विस भी देखने मिल सकती है, जैसे बुलक कार्ट्स, टोंगास, जो बोगी रहती है जो बफेलोज कार्ट ड्रॉ करती है अपने साथ, और काफ़ी दूसरे मोटर व्हीकल जैसे मोटरसाइकिल, जीप्स, ट्रैक्टर्स, ये सब भी वहाँ पे अवेलेबल है। अब अगर हम फैमिली की बात करें तो वहाँ पे पालमपुर में 450 फैमिलीज़ हैं पालमपुर में, और काफ़ी सारे कास्ट से बिलोंग करती हैं। अब वहाँ पे 80 अपर कास्ट फैमिली है और एससीज दलित 1/3 ऑफ पॉपुलेशन कंटेन करते हैं। अब 80 अपर कास्ट फैमिली में ये विलेज का मेजॉरिटी लैंड ओन करते हैं और ये काफ़ी क्वाइट लार्ज हाउस में रहते हैं जो काफ़ी अच्छे ब्रिक्स, सीमेंट, प्लास्टरिंग काफ़ी अच्छी तरीके से बना होता है। द एसीज ये पालमपुर की विलेज का 1/3 ऑफ पॉपुलेशन कंटेन करते हैं, और ये एक विलेज के कॉर्नर जैसे ये विलेज है तो यहाँ पे अपर कास्ट फैमिलीज़ मेनली रहेंगे
एंड इसके एंड साइड पे एसीज रहेंगे. फाइन. सो दे लिव्ड इन कॉर्नर ऑफ विलेज इन अ स्मॉलर हाउस, सम ऑफ विच आर मड और सम और विच आर ऑफ मड एंड स्ट्रॉ. कुछ घर तो ऐसे हैं जो सिर्फ मड एंड स्ट्रॉ कच्चे हाउस है और काफ़ी छोटे घरों में रहते थे वो. ओके. मोस्ट ऑफ द हाउस हैव इलेक्ट्रिक कनेक्शन. ये काफ़ी अच्छी बात है. पालमपुर में काफ़ी सारे घरों में इलेक्ट्रिक कनेक्शंस था. पालमपुर के विलेज में 2 प्राइमरी स्कूल और 1 हाई स्कूल था. एजुकेशन का भी एक सोर्स था. देयर इज़ अ प्राइमरी हेल्थ सेंटर रन बाय गवर्नमेंट एंड 1 प्राइवेट क्लिनिक दैट इज़ कॉल्ड डिस्पेंसरी. पालमपुर में एक प्राइमरी हेल्थ सेंटर था, यानी हेल्थ केयर की भी फैसिलिटी थी रन बाय गवर्नमेंट, और एक क्लिनिक था जो प्राइवेट था. अब हम ये बोल सकते थे, वी कैन से दैट पालमपुर हैज़ फेयरली वेल डेवलप्ड सिस्टम ऑफ रोड, ट्रांसपोर्ट, इलेक्ट्रिसिटी, इरिगेशन, स्कूल एंड हेल्थ केयर. अब हम ये सब पढ़ के हम ये समझ सकते हैं कि पालमपुर में काफ़ी अच्छा डेवलप्ड सिस्टम ऑफ रोड्स है, ट्रांसपोर्टेशन अच्छा है, इलेक्ट्रिसिटी की फैसिलिटी है, इरिगेशन भी है, स्कूल, हेल्थ सेंटर, ये सब है. फाइन. द स्टोरी ऑफ पालमपुर एंड इमेजिनरी विलेज विल टेक अस थ्रू द डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ इन द विलेज. अब हमें ये, जैसे हमने कहा कि ये पालमपुर की स्टोरी एक जो इमेजिनरी विलेज है, ये हमें काफ़ी डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ जो विलेजेस में होती है उसके बारे में समझाएगा. और इन विलेज अक्रॉस इंडिया फार्मिंग इज़ द मेन प्रोडक्शन एक्टिविटी. द अदर प्रोडक्शन एक्टिविटी रिफर्ड एज, ये हमने पढ़ा अभी कि मेन एक्टिविटी है फार्मिंग पालमपुर में, और ना कि सिर्फ पालमपुर में बट इंडिया में भी काफ़ी सारे ऐसे विलेज है जहाँ पे मेन एक्टिविटी फार्मिंग है एंड नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज़ इंक्लूडेड स्मॉल मैन्युफैक्चरिंग, ट्रांसपोर्ट, शॉपकीपिंग एक्सेट्रा. वी शैल टेक अ लुक एट बोथ दीज टाइप ऑफ एक्टिविटीज़ आफ्टर लर्निंग अ फ्यू जनरल थिंग्स अबाउट प्रोडक्शन. ओके. सो इतना आपको समझ गया पालमपुर हम क्यों पढ़ रहे हैं और इसका इंट्रोडक्शन, बेसिक इंट्रोडक्शन क्या है. ओके. अब ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन. प्रोडक्शन इज एन एक्टिविटी विच गिव्स द रिक्वायर्ड गुड्स एंड सर्विसेज. प्रोडक्शन क्यों होता है, प्रोडक्शन मेन एक्टिविटी क्यों होती है, क्योंकि ये हमें काफ़ी अच्छी गुड्स एंड सर्विसेज, जो हमें गुड्स यानी सामान जिसकी बहुत नीड होती है, रिक्वायरमेंट्स है, वो पूरी करता है. अब दिस रिक्वायर्स 4 एलिमेंट विच आर कॉल्ड फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन. अब फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं जिसमें 4 एलिमेंट्स होते हैं. प्रोडक्शन के कुछ फैक्टर्स जिस पे प्रोडक्शन डिपेंड करता है, उसके 4 एलिमेंट हैं. लैंड, लेबर, फिजिकल कैपिटल, ह्यूमन कैपिटल. ओके. लैंड, इट इज़ द फर्स्ट रिक्वायरमेंट. अब ऐसा नहीं है कि आपके पास लैंड की कमी है तो आप कोई फैक्ट्री हवा में बना लेंगे या फिर उसे अंडर ओशन बना लेंगे, ऐसा कभी नहीं होता है. आपके अगर वो फैक्ट्री है या फिर कोई भी एग्रीकल्चर प्रैक्टिस है, या इवन अगर आप एक स्मॉल शॉप अपने घर में तो खोल रहे हो, बट घर बनाने के लिए भी तो एक लैंड की ज़रूरत है. सो हर एक प्रोडक्शन का सबसे फर्स्ट रिक्वायरमेंट होता है लैंड. लैंड में अदर नेचुरल रिसोर्सेज भी इंक्लूड करते हैं, जैसे वाटर, मिनरल, फॉरेस्ट, ये सब भी हमें ज़रूरत पड़ती है इनकी, और ये भी लैंड में इंक्लूड होता है. फाइन. वेल, वन मोर थिंग, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन पे आपको 4 to 5 मार्क्स क्वेश्चन भी आते हैं. जैसे आपको उन्हें एक्सप्लेन करना होता है 1 by 1. हम आगे पढ़ेंगे तो उस हिसाब से आप एक्सप्लेन करना. नाउ लेबर इट बेसिकली मीन्स पीपल हु विल डू द वर्क. अब चलो आपने लैंड है, छोटा लैंड है तो आप खुद काम कर रहे हो, बट बहुत ज़्यादा बड़ी लैंड है जहाँ पे आपने जैसे फार्मिंग एक्टिविटी, फार्मिंग एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस कर लिया, बट आपको उसे संभालने के लिए काफ़ी सारे लोग चाहिए. वो लोग क्या है, दे आर ओनली द लेबर्स. फाइन. अब लेबर का बेसिक मतलब होता है कि पीपल जो काम करेंगे. इट इज़ यूज्ड फॉर कैरिंग आउट द प्रोडक्शन एक्टिविटीज़. प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ को करने के लिए लेबरर्स की ज़रूरत पड़ती है. इट में रिक्वायर्ड अनस्किल्ड या मैनुअल वर्कर्स और स्किल्ड एजुकेटेड वर्कर्स. अब ऐसा नहीं है कि ओनली स्किल्ड वर्कर्स ही लेबर में जा सकते हैं. वेल, जैसे अब मशीनरीज़ है, बहुत बड़ी मशीनरीज़ है, उसको चलाने के लिए स्किल्ड वर्कर्स और एजुकेटेड लेबर्स लगते हैं. बट जैसे छोटे मोटे काम हो गए, उन चीज़ों के लिए, जैसे फॉर एग्जांपल क्लीनिंग, अगर कोई फार्म है, एनिमल फार्म है, तो उसके लिए क्लीनिंग एंड ऑल के लिए भी एग्जांपल हम अनस्किल्ड लेबर भी ले सकते हैं. ओके. ईच वर्कर इज़ प्रोवाइडिंग
द लेबर नेसेसरी फॉर द प्रोडक्शन। ऐसा नहीं है कि अब स्किल्ड लेबर का काम है तो अनस्किल्ड बेकार है, नो। ईच वर्कर, हर एक वर्कर प्रोडक्शन में काफ़ी नेसेसरी वर्क करता है। फाइन। अब फिजिकल कैपिटल, इट इज़ द थर्ड रिक्वायरमेंट। फिजिकल कैपिटल प्रोडक्शन की थर्ड रिक्वायरमेंट होती है। द वेराइटी ऑफ इनपुट्स रिक्वायर्ड एट एवरी स्टेज ड्यूरिंग प्रोडक्शन। प्रोडक्शन के हर एक स्टेज पे जो इनपुट्स की ज़रूरत होती है वो हमें फिजिकल कैपिटल में मिलती है। अब फिजिकल कैपिटल के दो सब कंपोनेंट्स होते हैं। क्या? अब पढ़ते हैं। फिक्स्ड कैपिटल, assets or capital investment that are need to start production of goods and services are called fixed capital, can be used in production over many years. Example, plow, generator, turbines, computer, etc. फिक्स्ड कैपिटल, नाम में ही समझ रहा है, फिक्स्ड वर्ड, यानी प्रोडक्शन के स्टार्टिंग में जो हम जो चीज़ लेते हैं, कैपिटल इन्वेस्ट करते हैं, वो लॉन्ग टर्म्स बेसिस पे यूज़ होता है और उसे बार बार लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। फॉर एग्जांपल, आपने फैक्ट्री खोली, अब आपको फैक्ट्री में मशीन चाहिए, तो ऐसा है कि आप पर मंथ एक एक मशीन वो मशीन रिप्लेस करते करते लेते रहेंगे? नहीं, आपको वो मशीन एक बार भी लिए आपको वो 1 साल चल सकती है, 3 साल चल सकती है, यानी वो एक लॉन्ग टर्म वे में बेस्ड रहती है। ओके, एग्जांपल प्लो, जैसे फार्मर्स के लिए प्लो, एक्स, ये सब चीज़ें भी फिक्स्ड कैपिटल में इंक्लूडेड है। कंप्यूटर्स जैसी चीज़ें भी फिक्स्ड कैपिटल में इंक्लूड है। अब वर्किंग कैपिटल्स, द मनी इन हैंड और रॉ मटेरियल आर कॉल्ड एज वर्किंग कैपिटल। एग्जाम्पल, मनी और रॉ मटेरियल जो होते हैं वो वर्किंग कैपिटल में बेसिकली इंक्लूड किए जाते हैं। एग्जाम्पल, आपने फैक्ट्री खोली, फैक्ट्री में मशीन्स लगाई, मशीन इज़ अ फिक्स्ड कैपिटल। सपोज आपने फैक्ट्री खोली मेकिंग ऑफ कॉटन टी शर्ट्स, अब आपने कॉटन टी शर्ट्स तो मशीन की मदद से बना रहे हो, बट जो ऐसा है कि आप अगर 1 kg कॉटन एक बार दे दो तो आपको इनफाइनाइट टी शर्ट्स देगा, ऐसा ज़रूरी, ऐसा एक्चुअली होता ही नहीं है। आपको उस चीज़ पे बार बार इन्वेस्ट करना पड़ता है। एक पर्टिकुलर अमाउंट का रॉ मटेरियल दोगे तो आपको उतनी ही टी शर्ट्स मिलने वाली है। ओके, सो दैट आर कॉल्ड एज वर्किंग कैपिटल। और वर्किंग कैपिटल में मनी भी होता है, क्योंकि हम मनी को काफ़ी लॉन्ग टर्म बेसिस पे इन्वेस्ट करते रहते हैं, हमें प्रोडक्शंस मिलती रहती है। दीज आर यूज एट द टाइम ऑफ प्रोडक्शन एक्टिविटीज़। प्रोडक्शन एक्टिविटी होते समय ये कंटिन्यू यूज़ होती है और वी हैव टू बाय इट अगेन एंड अगेन। ओके, अब फोर्थ इज ह्यूमन कैपिटल। फोर्थ, प्रोडक्शन फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन इज ह्यूमन कैपिटल। मेनली इट इज़ द नॉलेज एंड एंटरप्राइजेस। चलो, आपके पास मनी है, मशीनरीज है, फिजिकल कैपिटल है, बहुत बड़ी लैंड है, बहुत सारे लेबर्स हैं, बट आपको अपने प्रोडक्शन को इंक्रीज या प्रोडक्शन चलाने के लिए नॉलेज, एंटरप्राइजेस, नॉलेज, उसको आगे कैसे बढ़ाना है, ये सभी नहीं है। सो विल योर बिजनेस और एनीथिंग प्रोडक्शन विल वर्क एग्जैक्टली? द आंसर इज नो। ह्यूमन कैपिटल नॉलेज को ही रिफर करता है। इट इज़ required to put together all other factors of production, either to use by the producer himself or to sell in the market. अगर जो प्रोड्यूसर यानी जो प्रोडक्शन जो सामान बना रहा है वो अगर उसे खुद बनाना चाहे या उसे मार्केट पे सेल करना चाहे, उसके लिए नॉलेज काफ़ी ज़रूरी होती है। और ह्यूमन कैपिटल ही ऐसी चीज़ है जो बाकी तीनों फैक्टर्स को एक साथ मिला के काम पे लगाता है। और ह्यूमन कैपिटल के बारे में आप नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। फाइन। आपको अगर जैसे मैंने पहले बोला था 4 to 5 मार्क्स या 3 मार्क्स भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो अगर आपको ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के बारे में लिखना है, बाकी सब के बारे में आप डिटेल लिख सकते हैं। ह्यूमन कैपिटल के बारे में आपको फर्स्ट चैप्टर में इतनी ही चीज़ें लिखी है, तो आप यही लिखिए। ओके, अब हम पढ़ेंगे फार्मिंग इन पालमपुर। सबसे पहला, अब हमने ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन, ये पालमपुर से थोड़ा अलग होके हमने एक बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ा जो हर जगह वर्क करता है। अब हम फिर से पालमपुर के ऊपर आके पालमपुर की फार्मिंग के बारे में जानेंगे। सबसे पहला, लैंड इज़ फिक्स्ड। द मेन प्रोडक्टिव एक्टिविटी इन पालमपुर इज़ फार्मिंग। ये हम अभी तीसरी बार पढ़ रहे हैं कि पालमपुर की मेन एक्टिविटी यही है, प्रोडक्शन एक्टिविटी, फार्मिंग। 75% ऑफ पॉपुलेशन प्रैक्टिस एग्रीकल्चर। मतलब पालमपुर की जो 75% ऑफ द पॉपुलेशन है
ये किस पे डिपेंड करती है? एग्रीकल्चर पूरी उस पर डिपेंडेंट है। दे कुड बी फार्मर्स और फार्म लेबर्स। ज़रूरी नहीं है कि सबके पास अपनी अपनी ज़मीनें और सब अपना ही कल्टीवेशन कर रहे हैं या एग्रीकल्चर प्रोडक्शन कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। कुछ उसमें से फार्मर्स भी हो सकते हैं और फार्म लेबरर्स भी हो सकते हैं। फार्मर्स जो खुद के लिए प्रोडक्शन, खुद के लिए एग्रीकल्चर करेंगे, फार्म लेबर्स जो दूसरों के लिए वेजेस के थ्रू करेंगे। द वेल बींग ऑफ दिस पीपल इज़ क्लोजली रिलेटेड टू प्रोडक्शन ऑफ द फार्म्स। इन लोगों का रहन सहन, लिवलीहुड सब फार्मिंग प्रोडक्शन ऑफ फार्म्स, ये इन सब चीज़ों पे ही बेस्ड है। इन पालमपुर द लैंड एरिया अंडर कल्टीवेशन इज़ फिक्स्ड ड्यू टू विच फार्मर्स प्रोडक्शन कैन नॉट बी रेस्ड। अब पालमपुर में जितने टाइम से भी जो कल्टीवेशन एक पर्टिकुलर लैंड पे हो रहा है, ये सब फिक्स्ड है ऑलरेडी, मतलब इसे कभी भी बढ़ाया नहीं गया है या कभी कम नहीं किया गया है। जब से चालू हुआ है तब से ये वैसा ही है। सिंस 1960 देयर हैज़ बीन नो एक्सपांशन इन द लैंड एरिया अंडर कल्टीवेशन। 1960 तब से लेकर अभी तक पालमपुर में बिल्कुल भी लैंड एक्सटेंशन नहीं हुआ है। यानी बाय देन सम ऑफ द वेस्ट लैंड्स इन द विलेज हैड बीन कन्वर्टेड इनटू कल्टीवेबल लैंड। लेकिन तब तक जो वेस्ट लैंड थी विलेज की, वो सब कल्टीवेबल लैंड्स में कन्वर्ट की गई। लेकिन जो एक्स्ट्रा लैंड जिसको यूज़ कर सकते थे जगह क्लियर करके, वो एक्सपांशन हुआ ही नहीं है। द स्टैंडर्ड ये आपको जो टेक्स्ट बुक में ब्लू बॉक्स में दिया है, ये ब्लू फॉन्ट पे लिखा है, फाइन। द स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरिंग लैंड इज हेक्टर थ्रू दो in the village you may find land area being discussed in local units such as bhiga, quinta, etc. 1 hectare equals the area of square with one side measuring 100 meter. बेसिकली लैंड को मेजर करने के लिए आपने ऑफकोर्स सुना है कि हेक्टर्स में मेजर करते हैं, बट भीगा ऐसे वर्ड्स भी लोकल यूज़ होते हैं लैंड को मेजर करने के लिए, लोकली यूज़ होते हैं। नाउ इज देयर अ वे वन कैन ग्रो मोर फ्रॉम द सेम लैंड? अब हमने पढ़ा कि पालमपुर में लैंड इज़ फिक्स्ड, तो अब लोगों के पास अगर कम ज़मीन रहेगी तो क्या उनके पास कोई और वे है कि वो सेम लैंड पे ही काफ़ी अलग अलग क्रॉप्स ग्रो कर सके? वेल येस, देयर इज़ अ वे। इन द काइंड ऑफ क्रॉप ग्रोन एंड फैसिलिटीज़ अवेलेबल, पालमपुर वुड रिसेंबल अ विलेज ऑफ द वेस्टर्न पार्ट ऑफ द स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश। अब जिस तरीके से हमें यहाँ पे फैसिलिटीज़ दिख रही है अवेलेबल, और जो क्रॉप्स यहाँ पे ग्रो हो रहे हैं, यहाँ पे अभी जो पालमपुर बात करेंगे वो उत्तर प्रदेश स्टेट के वेस्टर्न पार्ट को रिसेंबल करेगा, उस विलेज को रिसेंबल करेगा। और लैंड इज़ कल्टिवेटेड इन पालमपुर एंड नो लैंड इज़ लेफ्ट आइडल। यहाँ पे जो लैंड कल्टिवेशन हो रहा है वो पूरे लैंड कल्टिवेट हो रहे हैं और वहाँ पे कोई भी लैंड आइडल यानी खाली पीली नहीं रखा गया है। ड्यूरिंग रेनी सीजन खरीफ, farmers grow jawar and bajra, and these plants are used it should be these crops, okay, these crops are used as cattle feed. It is followed by cultivation of potato between October and December. अब ये चीज़ आपने ऑफकोर्स 8th में साइंस में पढ़ी है और इस साल 9th में भी पढ़ेंगे। रेनी सीजन के जो क्रॉप्स ग्रो होते हैं उन्हें खरीफ क्रॉप्स बोलते हैं, और जो रेनी सीजन में जो भी क्रॉप्स ग्रो करते हैं फार्मर्स, वो बेसिकली जवार और बाजरा ग्रो कर रहे हैं वहाँ पे। और ये जो क्रॉप्स है कुछ कैटल फीड यानी जो गाय को चारा देते हैं, कैटल्स को चारा देते हैं, उसमें भी काम आते हैं। और ये उसके बाद फिर थर्ड क्रॉप्स रहते हैं जैसे पोटैटोज़, फिर ये अक्टूबर एंड दिसंबर में ग्रो होना चालू हो जाते हैं, मतलब इन अक्टूबर एंड दिसंबर के बीच में ग्रो करते हैं। अब इन द विंटर सीजन, जिन्हें विंटर सीजन हम उन्हें राबी क्रॉप्स बोलते हैं, फील्ड्स आर सोन विथ वीट। अब पूरे राबी क्रॉप टाइम पे पूरी फील्ड वीट से भर जाती है। फ्रॉम द वीट प्रोड्यूस फार्मर्स कीप इनफ वीट फॉर द फैमिली कंजप्शन एंड सेल द सरप्लस वीट एट द मार्केट एट रायगंज। जिन्हें नहीं पता सरप्लस का मतलब क्या होता है, सरप्लस का मतलब है एक्स्ट्रा, जैसे अगर आपके पास 10 चॉकलेट्स है, आपने 8 खाई,
एंड यू डोंट नीड टू, तो आपके पास एक सरप्लस अमाउंट यानी एक्स्ट्रा अमाउंट होता है, फाइन। तो अब जो वीट प्रोड्यूस हो रहा है, फार्मर्स अपने फैमिली के कंजप्शन के लिए काफ़ी इनफ वीट रख लेते हैं और बाकी जो बचा सरप्लस एक्स्ट्रा वीट होता है वो रायगंज के मार्केट में बेच देते हैं। अ पार्ट ऑफ द लैंड एरिया इज़ ऑल्सो डिवोटेड टू शुगर केन। अब ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ वीट ज्वार बाजरा ये सब उगा रहे हैं, लैंड का कुछ पार्ट है जो शुगर केन के लिए भी बचा के है, जहाँ पे शुगर केन भी कल्टीवेट होता है, जो साल में एक बार हार्वेस्ट होता है। शुगर केन उसके रॉ फॉर्म में और एस जैगरी इज सोल्ड टू ट्रेडर्स इन शाहपुर। हमने पढ़ा रायगंज के आगे भी एक शाहपुर है, वहाँ पे शुगर केन जब रॉ फॉर्म में होता है और एस जैगरी, तब उसे शाहपुर में बेचा जाता है। ओके, द मेन रीज़न वाई फार्मर्स आर एबल टू ग्रो 3 डिफरेंट क्रॉप इन अ ईयर इन पालमपुर इज़ ड्यू टू वेल डेवलप्ड सिस्टम ऑफ इरीगेशन। अब मेन रीज़न कि ज्वार बाजरा पोटैटोज और जैसे अभी वीट इतने सारे क्रॉप्स ग्रो हो रहे हैं, तो उसका मेन रीज़न क्या है पालमपुर में इतने सारे क्रॉप्स पूरे थ्रू आउट द ईयर ग्रो हो रहे हैं कि दे हैव वेल डेवलप्ड सिस्टम ऑफ इरीगेशन। उनके पास इरीगेशन का काफ़ी अच्छा सिस्टम है, क्योंकि क्रॉप्स का मेन जो आपने 8th में पढ़ा है कि क्रॉप्स ग्रो करने के लिए जो मेन फैसिलिटी है वो है इरीगेशन, वन ऑफ द मेन। ओके, द इलेक्ट्रिसिटी केम अर्ली टू पालमपुर में इलेक्ट्रिसिटी काफ़ी अच्छी तरीके से जल्दी आ गई थी, और इलेक्ट्रिसिटी जल्दी आने का जो मेजर इम्पैक्ट हुआ है वो इरीगेशन, मेजर इम्पैक्ट वॉज टू ट्रांसफॉर्म द सिस्टम ऑफ इरीगेशन। इरीगेशन ट्रांसपोर्ट करने की सिस्टम में काफ़ी मदद हुई है। एज इलेक्ट्रिसिटी जल्दी आने की वजह से इरीगेशन ट्रांसपोर्टिंग सिस्टम काफ़ी अच्छा हुआ है। पर्शियन व्हील्स वर टिल देन यूज्ड बाय फार्मर्स टू ड्रॉ वाटर फ्रॉम द वेल्स एंड इरीगेट स्मॉल फील्ड्स। जब इलेक्ट्रिसिटी आने की थी तो पर्शियन व्हील, आपने देखा होगा कि जैसे कि यहाँ पे अगर रिवर होगी एंड अगर यहाँ विलेज होगा तो एक व्हील सिस्टम होता है यहाँ पे, वहाँ ये व्हील कंटिन्यूसली घूमते रहता है जिसे पर्शियन व्हील कहा जाता है, और वो पानी धीरे धीरे कलेक्ट करते करते वो ट्रांसपोर्ट करते रहता है पानी। जब इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी तब की बात है। पीपल सॉ दैट द इलेक्ट्रिक रन ट्यूबवेल्स कुड इरीगेट मच लार्जर एरियाज ऑफ लैंड मोर इफेक्टिवली। फिर जब लोगों ने देखा कि इलेक्ट्रिक रन ट्यूब्स, ये जो ट्यूबवेल्स थे, ये इरीगेशन में काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिवली वर्क करते थे, यानी काफ़ी अच्छी तरीके से वर्क करते थे एज़ कम्पेयर टू दैट पर्शियन व्हील्स। सो लोगों ने इसे देखा कि ये काफ़ी कल्टीवेशन में हेल्प कर रहा है। द फर्स्ट फ्यू ट्यूबवेल्स वॉज इंस्टॉल्ड बाय द गवर्नमेंट। अब कुछ सबसे पहले जो ट्यूबवेल्स थे वो गवर्नमेंट द्वारा इंस्टॉल किए गए थे। सून हाउएवर फार्मर्स स्टार्टेड सेटिंग अप प्राइवेट ट्यूबवेल्स। जब लोगों को लगने लगा कि कुछ फ्यू ट्यूबवेल्स जो गवर्नमेंट ने इंस्टॉल करवाई है, तो उसके बाद भी फार्मर्स ने धीरे धीरे अपने प्राइवेट ट्यूबवेल्स डालने चालू कर दिए, और जिसकी वजह से 1917 तक द एंटायर कल्टिवेटेड एरिया ऑफ 200 हेक्टेयर वॉज इरीगेटेड। अब लोगों ने प्राइवेट ट्यूबवेल्स इंस्टॉल किए, जिसकी वजह से 1970s के बीच के टाइम तक जितना भी 200 हेक्टेयर के बीच का जो पूरा कल्टिवेटेड एरिया था वो इरीगेट हो चुका था। ओके, अब दैट ब्लू बॉक्स थिंग, नॉट ऑल विलेजेस इन इंडिया हैव सच हाई लेवल ऑफ इरीगेशन। अब ये तो बात हो गई पालमपुर की कि पालमपुर को लकीली इलेक्ट्रिसिटी जल्दी मिल गई एंड देन इट हैड अ गुड इरीगेशन सिस्टम। बट ऐसा ज़रूरी नहीं है कि, और ऐसी बात है भी नहीं कि इंडिया के हर विलेज में पालमपुर की इंडिया के हर विलेजेस में पालमपुर की तरह इरीगेशन सिस्टम अच्छा हो। ओके, अपार्ट फ्रॉम द रिवराइन प्लेन्स, कोस्टल रीजन इन आवर कंट्री आर वेल इरीगेटेड। और रिवराइन प्लेन की जगह रिवराइन प्लेन्स, जैसे रिवराइन प्लेन का मतलब क्या होता है, जो प्लेन एरियाज जहाँ पे रिवर बेस्ड इरीगेशन सिस्टम वर्क करता है, उसके अलावा भी जहाँ पे कोस्टल रीजन्स है वो भी वेल इरीगेटेड जगह है हमारी कंट्री में। इन कॉन्ट्रास्ट प्लेट्यू रीजन सच एज द डेक्कन प्लेट्यू हैव लो लेवल ऑफ इरीगेशन। और ये भी बात है कि अब जैसे इंडिया का पार्ट है, यहाँ एक सेकेंड, हाँ, अब ये इंडिया का पार्ट है, ये कोस्टल पार्ट है, यहाँ पे इन द केस रिवराइन पार्ट है। सो ये जगह काफ़ी वेल इरीगेटेड रहेगी। बट ये जो मेन
क्या दिया आपकी बुक में, डेक्कन प्लेट्यू पार्ट रहेगा, वहाँ पे पानी कम रहेगा तो इरिगेशन पार्ट कम रहेगा, वहाँ पे इरिगेशन इतनी अच्छी नहीं होगी. ओके. ऑफ द टोटल कल्टिवेटेड एरिया इन द कंट्री a little less than 40% is irrigated even today. अब अगर कंट्री के पूरे कल्टिवेटेड एरिया की बात करें तो उनमें से 40% से भी कम ऐसी जगह है जहाँ पे इरिगेशन ये सिस्टम आज एकदम परफेक्टली चलता आ रहा है. आज भी इरिगेशन 40% से कम जगह पे ही अच्छी तरीके से हो पा रहा है. इन द रिमेनिंग एरियाज फार्मिंग इज़ लार्जली डिपेंड ऑन द रेनफॉल. और सिर्फ 40% से भी कम जगह है जहाँ पे अच्छा इरिगेशन हो रहा है और बाकी जगह पे आज भी लोग सिर्फ रेनफॉल वाटर सिस्टम पे ही डिपेंडेंट है. ओके. अब हम पढ़ेंगे मल्टीपल क्रॉपिंग. ये कंफ्यूज मत होइए, ये सेकेंड सब टॉपिक का ही पार्ट है. यानी इट इज़ द मल्टीपल क्रॉपिंग टू ग्रो मोर देन वन क्रॉप ऑन अ पीस ऑफ लैंड ड्यूरिंग द ईयर इज नोन एज मल्टीपल क्रॉपिंग. मल्टीपल क्रॉपिंग का सिंपल मतलब है कि एक क्रॉप के अलावा और क्रॉप्स, दो या दो से ज़्यादा क्रॉप्स एक सेम लैंड पे कल्टीवेट करना एक साल में ही, उसे मल्टीपल क्रॉपिंग कहते हैं. इट इज़ द मोस्ट कॉमन वे ऑफ इंक्रीजिंग प्रोडक्शन ऑफ अ गिवन पीस ऑफ लैंड. अब जो आपको छोटा, अगर जैसे आपको लैंड का एक छोटा सा पीस दिया है तो उसमें आप क्या करोगे, एक जगह पे बेसिक ये बात है, मल्टीपल क्रॉपिंग आपने 8th में भी पढ़ी होगी और 9th में भी पढ़ेंगे साइंस में. सो उसमें आप ऐसा नहीं है कि पूरे क्रॉप पे पूरे लैंड पे एक ही क्रॉप उगाएंगे, एक जगह आप एक अलग क्रॉप उगाएंगे, एक जगह अलग उगाएंगे. सो उस तरीके से मल्टीपल क्रॉपिंग होती है और ये मोस्ट कॉमन वे है प्रोडक्शन इंक्रीज करने का जितने आपके पास लैंड है. ऑन फार्म ऑल फार्मर्स इन पालमपुर ग्रो एटलीस्ट 2 मेन क्रॉप्स. Many are growing potatoes as the third crop in the past 15 or 20 years. अब जितने भी फार्मर्स हैं पालमपुर के, एटलीस्ट वो मल्टीपल क्रॉपिंग जैसी मेथड्स फॉलो करके 2 मेन क्रॉप तो उगाते ही है एंड ऑल्सो वो एक थर्ड क्रॉप की तरह पोटैटो को भी उगाते हैं. लास्ट 15 to 20 ईयर्स से उगाते आ रहे हैं. वन वे ऑफ इंक्रीजिंग प्रोडक्शन फ्रॉम द सेम लैंड इज़ बाय मल्टीपल क्रॉपिंग. इट इज़ अ नेचुरल वे. अब एक तरीका है कि जिस तरीके से सेम लैंड पे प्रोडक्शन की इंक्रीजमेंट की जाए वो मल्टीपल क्रॉपिंग है और ये काफ़ी नेचुरल वे है. इसमें ज़्यादा मशीनरीज़ की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी. अगर आपका माइंडसेट रहा तो आप मल्टीपल क्रॉपिंग काफ़ी ईजी तरीके से भी कर सकते हैं. द अदर वे इज़ यूज मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स फॉर हाई यील्ड. और एक और वे है जिसकी वजह से आपके लैंड एक अच्छी प्रोडक्शन इंक्रीजमेंट में हेल्प करेगी. वो है मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स को यूज़ करना फॉर हायर यील्ड, यानी अच्छी प्रोडक्शन के लिए मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स का यूज़ करना. यील्ड इज़ मेजर्ड एज क्रॉप प्रोड्यूस्ड ऑन अ गिवन पीस ऑफ लैंड ड्यूरिंग अ सिंगल सीजन. यील्ड को किस तरह मेजर किया जाता है, क्रॉप प्रोड्यूस ऑन अ गिवन पीस ऑफ लैंड ड्यूरिंग अ सिंगल सीजन. एक सीज़न, जैसे खरीफ सीज़न में क्रॉप प्रोडक्शन एक लैंड पे काफ़ी अच्छी हुई है तो हम बोलेंगे उसे एक अच्छी यील्ड हुई है. अगर काफ़ी कम क्रॉप्स डैमेज हो गए और हमें काफ़ी कम क्रॉप मिल रहा है तो हम बोलेंगे लो यील्ड. ओके. टिल द मिड 1960s द सीड्स यूज्ड इन कल्टीवेशन वर ट्रेडिशनल वंस विथ रिलेटिवली लो यील्ड. अब 1960s के बीच के टाइम तक जो कल्टीवेशन के लिए सीड्स यूज़ होते थे वो ट्रेडिशनल सीड्स थे, नेचुरल और काफ़ी लो यील्ड वाले थे. ट्रेडिशनल सीड्स नीड लेस इरिगेशन. अब जो ट्रेडिशनल सीड्स थे उनको ज़्यादा पानी की ज़रूरत थी नहीं तो उन्हें लेस इरिगेशन यानी कम पानी ही चाहिए था. फार्मर्स यूज़ काउ डंग एंड अदर नेचुरल मैन्योर्स एज फर्टिलाइजर्स. उस टाइम पे फर्टिलाइजर्स की उतनी डिमांड नहीं थी तो लोग सबसे ज़्यादा काउ डंग और कुछ नेचुरल मैन्योर थे जैसे कंपोस्ट, वर्मी कंपोस्ट जो आप बाद में पढ़ेंगे. सो ऐसी चीज़ों को नेचुरल वे को यूज़ किया करते थे एज़ कम्पेयर टू द फर्टिलाइजर्स. वो केमिकल्स ना यूज़ करते हुए काउ डंग और नेचुरल मैन्योर यूज़ करते थे. ऑल दीज वर रेडीली अवेलेबल विद द फार्मर्स हु डिड नॉट हैव टू बाय देम. अब जो फार्मर फर्टिलाइजर जैसे एक्सपेंसिव, ऑफकोर्स उनके लिए एक एक्सपेंसिव चीज़ है एज़ कम्पेयर टू द नेचुरल मैन्योर. सो जो लोग उसे अफोर्ड नहीं कर सकते थे वो बेसिकली उनके पास नेचुरल मैन्योर और काउ डंग जैसी चीज़ें रेडीली अवेलेबल थी. ओके. The Green Revolution in the late 1960s introduced the Indian farmer to cultivate of wheat
and rice using high yielding varieties of seeds. अब लेट 1960s में द ग्रीन रेवोल्यूशन इंट्रोड्यूस किया गया इंडियन फार्मर्स को ओके काफ़ी सारे फार्मर्स को इंट्रोड्यूस किया गया ताकि वो हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ सीड्स, जो वीट एंड राइस के हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ सीड्स थे, उसे यूज़ करके अच्छी कल्टीवेशन कर सके. Compared to traditional seeds, the HYV seeds promised to produce much greater amount of grain on a single plant. अब बाकी ट्रेडिशनल सीड्स को कंपेयर करते हुए जो HYV सीड्स थे वो उसके डबल या ट्रिपल अमाउंट से भी ज़्यादा एक सिंगल प्लांट में वो प्रोडक्शन ज़्यादा दे रहे थे, काफ़ी ग्रेटर अमाउंट के उनको ग्रेन्स मिल रहे थे. एंड एज अ रिजल्ट द सेम पीस ऑफ लैंड would now produce far larger quantity of food grains that was possible earlier. इसके आने से पहले जितनी क्वांटिटी में एक लैंड पे प्रोडक्शन होती थी उससे अब मे बी 2 से 3 टाइम्स ज़्यादा प्रोडक्शन अब फार्मर्स को मिलेगी. जितनी पॉसिबल भी नहीं थी अब प्रोडक्शन उससे भी कहीं ज़्यादा सेम पीस ऑफ लैंड में उन्हें काफ़ी सारी क्वांटिटी ऑफ क्रॉप्स मिलेंगे. HYV seeds however needed plenty of water and also chemical fertilizers and pesticides to produce best result. बट HYV सीड्स की एक प्रॉब्लम ये थी कि उसे काफ़ी ज़्यादा पानी, इरिगेशन काफ़ी ज़्यादा लगता था और कुछ केमिकल फर्टिलाइजर्स भी लगते थे, पेस्टिसाइड्स, ताकि फार्मर्स को एक बेस्ट रिजल्ट मिल सके, इसलिए उन्हें केमिकल फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स भी यूज़ करने पड़ते थे. Farmers of Punjab, Haryana and Western Uttar Pradesh were the first to try out the modern farming method in India. जो फार्मर्स थे पंजाब, हरियाणा और वेस्टर्न उत्तर प्रदेश के, ये लोग वो थे जिन्होंने ग्रीन रेवोल्यूशन HYV सीड्स को सबसे पहले इंडिया में ट्राई किया, मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स को ट्राई किया. द फार्मर्स इन दिस regions set up tube wells for irrigation and made use of HYV seeds, chemical fertilizers and pesticides in farming. अब इन फार्मर्स ने क्या किया, ट्यूबवेल्स लगाकर काफ़ी अच्छी इरिगेशन सर्विसेज बनाई, काफ़ी HYV सीड्स को काफ़ी यूज़ में लाया, केमिकल फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स को फार्मिंग में यूज़ किया. सम ऑफ देम बॉट फार्म मशीनरी लाइक ट्रैक्टर्स एंड थ्रेशर्स विच मेक प्लोइंग एंड हार्वेस्टिंग फास्टर. अब ये जो पंजाब, हरियाणा और वेस्टर्न उत्तर प्रदेश के जो फार्मर्स थे, इन्होंने अच्छी मशीनरीज लाई जैसे ट्रैक्टर्स, थ्रेशर्स, जो प्लोइंग और हार्वेस्टिंग जैसे मेथड्स को काफ़ी फास्टर और ईजियर वे कर देता था. दे वर रिवॉर्डेड विथ हाई यील्ड ऑफ वीट्स, और इसकी वजह से उन्हें काफ़ी अच्छी क्वांटिटी में यील्ड की जब देखो अभी उन्होंने काफ़ी अच्छी अपनी इन्वेस्टमेंट्स की, जैसे अच्छे ट्रैक्टर्स, अच्छे फार्म मशीनरी लाई, और जिसकी वजह से उन्हें हाई यील्ड ऑफ वीट यानी वीट की काफ़ी अच्छी क्वांटिटी मिली, और उन्होंने प्रूव किया कि HYV सीड्स काफ़ी अच्छी यील्डिंग वैरायटी दे सकता है. In Palampur, the yield of wheat grown from the traditional variety was 1300 kg per hectare. पालमपुर में जो ईल्ड थी वीट ग्रोइंग की, ट्रेडिशनल वेराइटीज़ यानी जो ट्रेडिशनल सीड्स जो ईल्ड देते थे वो थी पर हेक्टर के हिसाब से 1300 kg, बट HYV सीड्स की वजह से ये ईल्ड 3200 kg पर हेक्टर होगी, यानी काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हुई, लार्ज इंक्रीजमेंट इन द प्रोडक्शन ऑफ वीट. फार्मर now had greater amount of surplus wheat to sell in the market. और फार्मर्स के पास वीट और राइस का इतना सरप्लस अमाउंट था कि वो अपनी फैमिली के लिए भी इनफ बचा के रख सकते थे, एंड सरप्लस वीट को भी मार्केट में सेल कर सकते थे. अब थर्ड फैक्टर, विल द लैंड सस्टेन. अब ये हमें क्वेश्चन पूछा है कि इतनी सारी अब केमिकल यूज़ कर लिया, पेस्टिसाइड्स यूज़ कर लिए, बट लैंड सस्टेन यानी लॉन्गर टर्म बेसिस पे यूज़ होगी क्या? अब ये क्वेश्चन हमें आया है. लैंड बीइंग अ नेचुरल रिसोर्स इट इज़ नेसेसरी टू बी केयरफुल इन इट्स यूज़. हम ये पढ़ते आए हैं कि केमिकल एंड पेस्टिसाइड्स जैसे फर्टिलाइजर्स की एक्सेसिव यूज़ की वजह से लैंड की सस्टेनेबिलिटी पे काफ़ी असर पड़ता है. ओके, सो लैंड एक नेचुरल रिसोर्स है और हमें इसे यूज़ करते समय काफ़ी नेसेसिटीज़ का भी ध्यान रखना पड़ता है, इसे काफ़ी केयरफुली यूज़ करना पड़ता है. Scientist reports indicate that the modern farming methods have overused the natural resource base. और साइंटिफिक रिपोर्ट्स ने बताया
कि मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स ने नेचुरल रिसोर्स बेस यानी लैंड को काफ़ी ओवर यूज़ कर लिया है. इन मैनी एरियाज ग्रीन रेवोल्यूशन इज एसोसिएटेड विद द लॉस ऑफ सॉइल फर्टिलिटी ड्यू टू इंक्रीज यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर. अब काफ़ी एरिया में ग्रीन रेवोल्यूशन ने अच्छी प्रोडक्शन तो दी, बट उसकी वजह से सॉइल फर्टिलिटी, जो सॉइल की फर्टिलिटी थी वो काफ़ी कम हो गई, क्योंकि केमिकल फर्टिलाइजर्स का इंक्रीजमेंट ज़्यादा हो गया प्रोडक्शन में. ऑल्सो कंटिन्यूस यूज ऑफ ग्राउंड वाटर फ्रॉम ट्यूबवेल इरीगेशन हैज़ लेड टू डिप्लीशन ऑफ वाटर टेबल. अब ऑफकोर्स HYV सीड्स को जैसे हमने पढ़ा काफ़ी ज़्यादा इरिगेशन की ज़रूरत पड़ती है. इस वजह से ग्राउंड वाटर था जो ट्यूबवेल के ज़रिए आता था लैंड पे, ये इसकी वजह से डिप्लीशन ऑफ वाटर, डिप्लीशन यानी कमी, वाटर की कमी, पानी की कमी होने लगी. एनवायरमेंटल रिसोर्सेज जैसे सॉइल फर्टिलिटी एंड ग्राउंड वाटर आर बिल्ड अप ओवर ईयर्स. अब सॉइल फर्टिलिटी, ग्राउंड वाटर, ये काफ़ी सालों की कड़ी मेहनत बाद नेचर बनाता है, और एंड वंस डिस्ट्रॉयड इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू रिस्टोर देम. ऐसा नहीं है कि अभी आपने ख़त्म कर दिया और नेक्स्ट डे एकदम प्रॉपर आपको फिर से सॉइल फर्टिलिटी और ग्राउंड वाटर मिलेगा, ऐसा नहीं है. एनवायरमेंटल रिसोर्सेज है वो अपने आप को अगर एक बार लॉस कर लेती है तो रिकवर करने के लिए भी काफ़ी टाइम लेती है, और एक बार डिस्ट्रॉय होगी तो काफ़ी डिफ़िकल्ट है उन्हें रिस्टोर करना. वी मस्ट टेक केयर ऑफ द एनवायरनमेंट टू एश्योर फ्यूचर डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर. अब एग्रीकल्चर के फ्यूचर डेवलपमेंट के लिए भी हमें एनवायरनमेंट का ध्यान रखना चाहिए. ओके, नाउ दैट ब्लू बॉक्स. केमिकल fertilizers provide minerals which dissolve in water and are immediately available to plants. केमिकल फर्टिलाइजर्स कुछ मिनरल्स प्रोवाइड करते हैं प्लांट्स, क्रॉप्स को, जो पानी में मिलाकर प्लांट्स को दे दिया जाता है, और उन्हें जो न्यूट्रिएंट्स है वो काफ़ी जल्दी मिल जाते हैं, इमीडिएटली मिल जाते हैं. बट दिस मे नॉट बी रिटेन्ड इन द सॉइल फॉर लॉन्ग. देयर शुड बी अ स्पेस बिटवीन इट, इस पर. ओके, सो बट दीज मे नॉट बी रिटेन्ड इन द सॉइल फॉर लॉन्ग. बट ये जो केमिकल फर्टिलाइजर्स रहते हैं ना, ये लॉन्ग सॉइल में काफ़ी लॉन्ग टर्म बेस पे नहीं रहते. इट टेक सम टाइम टू स्टे इन द सॉइल. दे में एस्केप फ्रॉम द सॉइल एंड पोल्यूट ग्राउंड वाटर, रिवर्स एंड लेक्स. अब ये सॉइल में एकदम डीपली जाके एकदम स्टेबल नहीं रहते, वो टाइम भी लेते हैं जाने में, और अगर उन पर पानी जैसी चीज़ कंटिन्यूसली डाल दी जाए तो ये फर्टिलाइजर्स फ्लो होते होते ग्राउंड वाटर, रिवर्स और लेक्स को काफ़ी पोल्यूट कर देता है. केमिकल फर्टिलाइजर्स कैन ऑल्सो किल बैक्टीरिया एंड अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन द सॉइल. अब ऐसा नहीं है कि बैक्टीरिया जैसे जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो हार्मफुल रहते हैं, एक्चुअली रहते हैं, बट इम्पॉर्टेंट नहीं कि एवरी माइक्रो ऑर्गेनिज्म सॉइल और नेचर को ख़राब करे, ऐसा नहीं होता है. कुछ गुड माइक्रोब्स भी होते हैं जो सॉइल के लिए भी अच्छे होते हैं, बट ये केमिकल फर्टिलाइजर्स उन्हें मार देता है. दिस मीन्स सम टाइम आफ्टर देयर यूज द सॉइल विल बी लेस फर्टाइल दैन बिफोर एवर. यानी आप फर्टिलाइज़र यूज़ करके एक दो बार प्रोडक्शन अच्छी कर लोगे, लेकिन इसके कुछ यूज़ बाद आपको इसमें सॉइल लेस फर्टाइल मिलेगी. जितनी आपको पहले मिलती थी उससे कहीं कम फर्टाइल सॉइल आपको फर्टिलाइज़र यूज़ करने के बाद मिलेगी. द कंजप्शन ऑफ केमिकल फर्टिलाइज़र इन पंजाब इज़ हाईएस्ट इन द कंट्री. हमारी पूरी कंट्री में पंजाब में जो केमिकल फर्टिलाइज़र का कंजप्शन लेवल है वो सबसे हाईएस्ट है. द कंटिन्यूअस यूज़ ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स हैड लेड टू डिग्रेडेशन ऑफ द सॉइल हेल्थ. और केमिकल फर्टिलाइजर्स का कंटिन्यूस यूज़ होना हमारी सॉइल हेल्थ को काफ़ी एक्चुअली ख़त्म ही कर रहा है ऑलमोस्ट. पंजाब फार्मर्स are now forced to use more and more chemical fertilizers and other imports to achieve the same production level. अब स्टार्टिंग में तो उन्होंने ग्रीन रेवोल्यूशन एंड ऑल के ज़रिए काफ़ी HYV सीड्स के ज़रिए काफ़ी अच्छी प्रोडक्शन की, बट पंजाब के फार्मर्स को काफ़ी फोर्स किया जाता था कि वो केमिकल यूज़ करके जितनी उनकी पहले की प्रोडक्शन क्वांटिटी थी उसे अभी भी वेल मेंटेन्ड रखिए. ओके, दिस मीन्स कॉस्ट ऑफ कल्टिवेशन इज़ राइजिंग वेरी फास्ट. यानी जो कल्टीवेशन का कॉस्ट है वो काफ़ी जल्दी बढ़ रहा है. ओके, अब फोर्थ एंड द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस वीडियो, हाउ इज़ लैंड डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन द फार्मर्स इन पालमपुर. अब चलो हमने समझ लिया कि लैंड कैसे फिक्स है पालमपुर में. पालमपुर सिर्फ नॉट ओनली पालमपुर बट
हर जगह अगर फिक्स्ड लैंड है तो उसमें एक लैंड में कितनी क्वांटिटी में हम क्रॉप्स ज़्यादा ग्रो कर सकते हैं एक स्मॉल पीस ऑफ लैंड में। ओके, ये सब चीज़ पढ़ी। और अभी हमने पढ़ा द फैक्टर्स ऑफ HYV सीड्स एंड ऑल, और सस्टेनेबिलिटी ऑफ द लैंड पढ़ा हमने। अब हम फोर्थ एंड लास्ट टॉपिक इस पार्ट 1 का पढ़ेंगे, हाउ इज़ लैंड डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन द फार्मर्स इन पालमपुर। पालमपुर के फार्मर्स के बीच लैंड डिस्ट्रीब्यूशन कितना है, कैसे है। अब तीन तरीके से लैंड डिस्ट्रीब्यूशन है। सबसे पहला डिस्ट्रीब्यूशन, 60 फैमिलीज हैव लैंड मोर देन 2 हेक्टर। 60 फैमिली है जिनके पास 2 हेक्टर से भी ज़्यादा लैंड है। 240 फैमिलीज हैव लैंड लेस देन 2 हेक्टर, और 240 फैमिलीज है जिनके पास लैंड लेस देन 2 हेक्टर्स है। 2 हेक्टर से कम है बट है लैंड। लेकिन थर्ड कैटेगरी वो भी है, लैंडलेस लेबर विद 150 फैमिलीज विच वर मोस्ट ऑफ द दलित्स हैव नो लैंड्स। 150 फैमिलीज जो लैंडलेस लेबर्स यानी जिनके पास लैंड नहीं थी, जो दलित्स SCs 1/3 ऑफ द पॉपुलेशन, रिमेंबर उधर से बिलोंग करते हैं, उनके पास लैंड थी ही नहीं कल्टिवेशन करने के लिए। ओके, कल्टिवेशन ऑफ सच प्लॉट्स डजंट ब्रिंग एडिक्वेट इनकम टू द फार्मर फैमिली। अब जैसे हमने पढ़ा कि 60 फैमिलीज, इनके पास तो काफ़ी अच्छी से लैंड है, 240 फैमिलीज के पास भी थोड़ी बहुत तो है एटलीस्ट, बट लैंडलेस लेबर जो दलित्स है, उन जो 150 फैमिलीज है उनके पास है क्या लैंड ना, दे आर द लैंडलेस लेबरर्स। सो कल्टिवेशन ऑफ सच प्लॉट डजंट ब्रिंग एडिक्वेट इनकम टू द फार्मर फैमिली। अब ऐसे कल्टिवेशन से जितना फार्मर फैमिली को इनकम, एडिक्वेट इनकम, इनफ इनकम चाहिए उतना नहीं मिल पाता है। यू कैन सी द लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल प्लॉट स्कैटरिंग अराउंड द विलेज इन द पिक्चर। अब यहाँ पे एक पिक्चर दी आपको, देखिए ये किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड है लैंड का। जैसे दिस इज वन पार्ट, दिस कैन बी वन पार्ट, दिस इज वन पार्ट, यू कैन कंसिडर इट लाइक दैट। देखिए यहाँ पे भी मल्टीपल क्रॉपिंग जैसे मेथड्स यूज़ किए। जैसे अगर ये 240 फैमिलीज़ की एक जो जिनके पास 2 हेक्टर से भी कम लैंड है, अगर उन्हें मल्टीपल क्रॉप एक लैंड पे ज़्यादा कल्टीवेशन करनी है तो उन्होंने मल्टीपल क्रॉपिंग मेथड की है, ग्रोइंग 2 क्रॉप्स ऑन द सेम लैंड। अब जैसे 60 फैमिलीज जिनके पास 2 हेक्टर से भी ज़्यादा लैंड है, 2 हेक्टर लैंड है, उन्होंने ये देखिए यहाँ पे बड़ी स्केल पे भले ही 2 क्रॉप्स ही ग्रो किए हैं बट ज़्यादा किए हैं। और जिनके पास लैंड ही नहीं है वो कहाँ करेंगे, ऑफ कोर्स दे डोंट हैव एनी लैंड्स। ठीक है, दीज आर कल्टिवेटेड बाय द स्मॉल फार्मर्स। अब यू कैन सी द लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल प्लॉट स्कैटरिंग अराउंड द विलेज। अब आपने देख लिया कि किस तरीके से विलेज में ये स्कैटरिंग होती है प्लॉट्स की, जिस ग्रो करने के लिए, क्रॉप्स ग्रो करने के लिए। और ये कल्टीवेशन मेथड्स थी वो स्मॉल फार्मर्स यूज़ करते हैं। ऑन द अदर हैंड, मोर देन हाफ ऑफ द एरिया ऑफ द विलेज इज कवर्ड बाय प्लॉट्स दैट आर क्वाइट लार्ज इन साइज। अब यहाँ पे देखिए आधे से ज़्यादा एरिया ऐसा है जहाँ पर देखिए कितनी अनइवन, एक सेकेंड, काफ़ी सारी जगह पे बड़े बड़े लैंड्स है ग्रो करने के लिए और काफ़ी जगह पे अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन है। बेसिक यही कॉन्सेप्ट है उसका। ओके, इन पालमपुर देर आर 60 फैमिलीज ऑफ मीडियम एंड लार्ज फार्मर्स हु कल्टिवेट मोर देन 2 हेक्टर्स ऑफ लैंड। 60 फैमिलीज जैसा हमने भी पढ़ा कि 60 फैमिलीज है जो मीडियम एंड लार्ज फार्मर्स है, वो 2 हेक्टर से भी ज़्यादा बड़ी लैंड्स पे कल्टीवेशन करते हैं। कुछ और है एंड फ्यू ऑफ द लार्ज फार्मर्स हैव लैंड एक्सटेंडिंग ओवर 10 हेक्टर्स और मोर। और कुछ तो इतने अमीर फार्मर्स है जिनके पास 10 हेक्टर से भी ज़्यादा लैंड है और उस पर वो कल्टीवेशन करते हैं। ओके, नाउ द ब्लू बॉक्स। इन 1960 गोविंद was a farmer with 2.25 hectares of largely unirrigated land. With the help of his 3 sons, गोविंद cultivated the land. अब 1960 में एक गोविंद था फार्मर जिसके पास 2.25 हेक्टर्स की एक लार्जली अनइरिगेटेड, जहाँ पे पानी की सप्लाई अनइरिगेटेड लैंड थी, वो वहाँ पे फार्मिंग करता था। और उसके 3 सन्स की हेल्प से वो लैंड में कल्टीवेशन करता था। Though they didn't live very comfortably, the family managed to feed itself with a little bit of extra income from one buffalo that the family possessed. Some years after Gobind's death,
दीज लैंड वॉज डिवाइडेड अमॉन्ग हिज 3 सन्स। वेल, अब हम ये पहले समझ लेते हैं। 1960 तक गोविंद एक फार्मर जिसके पास 2.25 हेक्टर्स ऑफ लार्जली अनइरिगेटेड लैंड है और 3 सन्स की हेल्प की वजह से वो उसमें कल्टीवेशन करता था। अब वो एकदम कंफर्टेबली आराम की ज़िंदगी तो नहीं जीते थे। वो फैमिली इतनी वेल मेंटेन थी कि वो अपने आप को थोड़ा एटलीस्ट एक्स्ट्रा इनकम, उनके पास एक बफेलो थी, फैमिली के पास एक बफेलो थी जिसकी वजह से उन्हें थोड़ी एक्स्ट्रा इनकम आती थी जिससे वो एटलीस्ट अपना पेट भर सकते थे। और कुछ सालों बाद गोविंद की डेथ के बाद उसकी लैंड उसके 3 सन्स में डिवाइड हो गई। ईच वन नाउ हैज़ अ प्लॉट ऑफ लैंड दैट इज़ ओनली 0.75 हेक्टर्स इन साइज। अब 2.25 अगर इसको 3 से डिवाइड किया तो ऑफकोर्स इसका आता है 0.75 हेक्टर्स। सो तीनों सन के पास लैंड बराबर बांट दी गई और तीनों के पास लैंड थी 0.75 हेक्टर्स की। इवन विथ इम्प्रूव्ड इरीगेशन एंड मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स, गोविंद सन्स आर नॉट एबल टू मेक अ लिविंग फॉर देयर लैंड। अब उसके बाद फिर गोविंद ने अच्छी इरीगेटेड लैंड की और मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स भी की, बट गोविंद के जो बेटे थे वो अपनी लैंड में कल्टीवेशन अच्छे से नहीं कर पाते थे एंड दे हैव टू लुक फॉर एडिशनल वर्क ड्यूरिंग पार्ट ऑफ द ईयर। अब भले ही उनके पास इम्प्रूव्ड इरीगेशन और मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स थी, वो अपने लिविंग के लिए वो लैंड पे अच्छी कल्टीवेशन नहीं कर पाते थे। एक्चुअली साइज़ भी उसका कम था तो कैसे कर पाते थे। सो इसकी वजह से उन्हें फार्मिंग के अलावा भी एडिशनल वर्क करना पड़ता था साल भर। ओके, सो हियर वी आर गोना एंड अप द part 1 of the video, part 1 of the chapter. I hope you guys really enjoyed my lectures, and if so, please do like, share and subscribe, and I will see you guys in the next video.